उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी कस्बे में पापा की पोस्टिंग होते ही आसपास के बंगले वाले स्वागत सत्कार में जुट गए थे। रोज ही नई सौगातों पार्टियों का तांता लग गया था। छोटी जगहों में पुलिस अधिकारी का दबदबा ज़रा अधिक ही होता है। पापा को जो बंगला मिला था उसके दाईं ओर सेवालाल की लॉन्ड्री थी। पूरे कस्बे में ड्राई क्लीनिंग की यही छोटी सी जगह थी। लॉन्ड्री के ऊपर ही सेवालाल का घर था। अन्य अधिकारी पत्नियों की बातें सुन 4 दिन बाद ही मम्मी बड़बड़ा रही थी। ये भी कोई बात हुई? हमारे घर के पास इन लॉन्ड्री वालों को ही रहना था। बच्चों की कंपनी का क्या होगा? पापा झुंझला उठे थे। हमारे पहले भी यहाँ लोग रह रहे हैं, क्या हमारे लिए नई कोठी बनेगी? बच्चों को समझा दो पार्क में घुमा करें। सब अधिकारियों के बच्चे वहीं जाते हैं। कस्बे के लड़के लड़कियों को 4 मील दूर के एकमात्र इंटर कॉलेज में पढ़ने जाना पड़ता था। 2 वर्ष पूर्व इसी कॉलेज से इंटरमीडिएट परीक्षा में सेवालाल के बेटे अर्जुन ने पूरे राज्य में प्रथम आ सबको अचंभित कर दिया था। यही नहीं, जब इंजीनियरिंग की अखिल भारतीय प्रतियोगिता में भी उसे दूसरा स्थान मिला तो कॉलेज समाचार पत्रों की सुर्खियों में आ गया था। इस समय वही अर्जुन इंजीनियरिंग का तीसरे वर्ष का छात्र था। गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ी इलाके के स्कूल कॉलेज खुलते हैं। उन्हीं दिनों अर्जुन पूरे समय घर पर रह पाता था। उसी अर्जुन को श्वेता ने उसकी छोटी जुड़वा बहनों रिंकी और वंदना के साथ देखा था। रिंकी और वंदना से श्वेता की जल्दी ही दोस्ती हो गई। अपने हंसमुख स्वभाव से उन्होंने श्वेता को दीदी कहकर अपना लिया था। अधिकारी वर्ग की औरतें उसे घमंडी कह अपने अहम की तुष्टि कर लिया करती थी। रिंकी और वंदना को अपने भैया पर बड़ा अभिमान था। देखना श्वेता दीदी, हमारे भैया खूब बड़े इंजीनियर बनेंगे, तब हम यह लॉन्ड्री का काम छोड़कर भैया के पास रहेंगे। वंदना उत्साह से कहती, हाँ दीदी, तब हमें कोई लॉन्ड्री वाला या वाली कहकर नहीं चिढ़ाएगा। रिंकी साथ साथ बोल पड़ी थी। सच, उनको रुला पाने का नुस्खा सहज ही कस्बे के बच्चों ने कब और कैसे इजाद कर लिया था कोई नहीं जानता। जरा लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि बच्चे चिढ़ाने लगते थे। एक कहता, ए लॉन्ड्री वाली, हमारे कपड़े धोएगी? दूसरा कहता, नहीं धोएगी तो रोएगी। कोई और कहता, रोटी कहाँ से खाएगी? क्या कपड़े सीकर खाएगी? बस ये लाइनें सुनते ही रिंकी और वंदना के चेहरे कुमला जाते, आंखों से आंसू बह निकलते। रिंकी ने ही श्वेता को बताया था कि बचपन में भाई को चिढ़ाने पर उसका चेहरा तमतमा उठा था। गोरा दमकता चेहरा अंगार हो उठा था। कई बच्चों की जमकर पिटाई कर डाली थी। उसके इस कृत्य पर अधिकारियों ने वह बवाल मचाया था कि लॉन्ड्री बंद होने की नौबत आ गई थी। लॉन्ड्री के मालिक सेवालाल ने उन अधिकारियों से माफ़ी ही नहीं मांगी थी, घर आकर अभिमानी बेटे को भी कपड़ों सा पीट डाला था। जिस थाली का खाता है उसी में छेद करने चला है कमबख्त। अरे हमारी रोजी रोटी जिनसे चलती है उन पर हाथ उठाएगा नालायक। उस दिन के बाद अर्जुन के सामने किसी बच्चे का मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई। अपने को एक अज्ञात कवच में कैद कर अर्जुन ने पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही केंद्रित कर दिया था। पर उसी दिन से उसके सीने में कोई आग निरंतर धधकती रही। अन्याय के विरोध की चिंगारी सुलगती रही। कस्बे में न जाने कितने मौके आते, डांस पार्टीज होती, पर अर्जुन के परिवार को सदैव छोड़ दिया जाता था। बाद में उसके घर से ढेरों मिठाइयाँ भेजी जाती थी। उन्हें अधिकारी पत्नियाँ उदारतापूर्वक स्वीकार कर सेवालाल को कृतार्थ कर देती थी। उस बार होली पर श्वेता और दीपक की जिद पर सारे अधिकारी परिवार उनके घर आमंत्रित थे। सेवालाल के परिवार को निमंत्रित करने की बात सुनते ही मम्मी ने श्वेता को खूब डांटा था। स्टेटस का ज़रा भी ध्यान नहीं है। कल को मैं न रही तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इतनी बड़ी हो गई, जरा भी अक्ल नहीं आई। ना जाना किस सिख से दोस्ती कर रखी है। अंतिम बात कहती मम्मी का क्रोध स्पष्ट था। उस बार पहली दफ़े होली पर अर्जुन के घर से भी किसी को निमंत्रित नहीं किया गया था। सेवालाल का कैप्टन भतीजा और बेटा दोनों ही आए हुए थे। परिवार के सम्मिलित ठहाके मानो अधिकारी वर्ग को चिढ़ा रहे थे। शुक्ला आंटी ने मुंह बिचकाया था, अरे यही तो मुश्किल है, पिछड़े वर्ग का हवाला दे, यही लोग हर जगह चुन लिए जाते हैं और इनके कारण हमारे बच्चे सफ़र करते हैं। मित्रा आंटी भी हाँ में हाँ मिलाती बोली थी,
और जरा कुछ मिलते ही इनके दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ जाते हैं। देख लो, आज यह सेवा अपनी औकात ही भूल गया। शुक्ला आंटी का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। हाँ जी, हमें ही सुनाने को ठट्टे लगाए जा रहे हैं। कल तक बाप दादे घर घर कपड़े बटोर धोते थे, वो दिन भूल गए। जरा क्या हो गया, हमसे बराबरी कर रहे हैं। पर आंटी, सेवा अंकल तो सबको हमेशा बुलाते हैं, आप ही लोग तो नहीं जाते। श्वेता की बात मुंह से निकलते ही सब स्तब्ध हो उठे थे। मम्मी चिल्ला पड़ी थी, शर्म नहीं आती बड़ों के मुंह लगते? उन लोगों की बड़ी हिमायती बनी है, यही सीखा है कॉलेज में? पापा की ओर उन्मुख मम्मी लगभग रो दी थी। देख लिया, मैंने पहले ही कहा था इन लोगों की कंपनी में रहेगी तो यही सब सीखेगी। अब तो घर बदल लीजिए। आलोक अंकल हंस पड़े थे। क्या मिसेस ठाकुर, आप तो बच्चे जैसी बातें करती हैं। अरे ठीक ही तो कह रही है बिटिया, गलती हमारी भी तो है। इस युग में भी वही पुराने दकियानुसी ख्याल लिए बैठे हैं। चलिए ना सेवालाल के घर चल होली मिलाए। हमेशा घर बैठे उनके यहाँ की मिठाई खाते हैं, आज उनके घर चलकर खाएं। कड़वाहट सभी अधिकारी पत्नियों के चेहरे पर उभर आई थी। आलोक अंकल श्वेता को हमेशा अच्छे लगते हैं, हमेशा न्यायपूर्ण बातें करते हैं, पर मम्मी और अन्य लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। सुना है उनके पिता एक मामूली क्लर्क थे, अतः अभिजात्य वर्ग से उनका स्वभाव मेल नहीं खाता था। बच्चों के मध्य आलोक अंकल बहुत प्रिय थे। उनकी फरमाइशें पूरी करने में उन्हें मज़ा आता था। पत्नी से इसके लिए उन्हें उल्हाने भी सुनने पड़ते थे। ससुराल की विपन्नता का आक्रोश वह आलोक अंकल पर ही उतारती थी। श्वेता के साथ स्कूल जाती रिंकी और वंदना अपने अतिथियों के विषय में श्वेता को विस्तार से बताती गई थी। उनके ताऊ जी लखनऊ में हैं, कैप्टन भैया वहीं पोस्टेड हैं, उनका बहुत बड़ा घर है, जाड़ों में सब लखनऊ जाएंगे, आदि आदि। उनके साथ साथ चलते अर्जुन ने झिड़की दे मानो उफनते दूध पर पानी के छींटे डाल दिए थे। क्या बकवास करती हो, जानती नहीं ये जिस क्लास की है वहाँ तुम्हारी बातें कितनी महत्वहीन है। रिंकी और वंदना सहम कर चुप हो गई थी, पर श्वेता का चेहरा तमतमा आया था। मैं किस क्लास को बिलोंग करती हूँ मिस्टर? आप क्या समझते हैं अपने को? मम्मी ठीक कहती है। आक्रोश से श्वेता का कंठ रुंध गया था। उसके अपूर्ण वाक्य के आगे अर्जुन ने कहा था, हाँ हाँ, आपकी मम्मी ठीक कहती हैं, हम नीच हैं, हमारे घर के पास रहना आपकी व्यवस्था है। भगवान से प्रार्थना कीजिए हमारे पास रहने के दुख से मुक्ति मिल जाए। आज ही कहूँगी पापा से, कहीं और चले जाएंगे हम। किस चीज़ का घमंड है आपको? कल आपकी वजह से मम्मी से डांट खाई और आज खुद डांट रहे हैं। श्वेता का आक्रोश बह चला था। किसने कहा था हमारे लिए लड़ने को? हमें किसी का दया पात्र नहीं बनना है, समझी? आगे से अपनी ये मेहरबानियाँ किसी और के लिए रखिए मैडम। अर्जुन का वाक्य समाप्त होते न होते कॉलेज आ गया था। दीपक, रिंकी और वंदना श्वेता को ताकते रह गए थे। अपमानित श्वेता ने उस दिन कसम खा ली थी कि आगे से कभी उस घमंडी से उसे बात नहीं करनी है। दीपक ने शायद रिंकी और वंदना को होली वाले दिन की बातें बताई होगी। दोनों बहनें भाई से कितनी लड़ी थी। एक वह श्वेता दीदी है, कितनी अच्छी है, जो हमारे लिए दूसरों से लड़ती हैं, डांट खाती हैं। उन्हें दीदी का जो अपमान करे उस भाई से मैं नहीं बोलेंगी। दूसरे दिन श्वेता बस की प्रतीक्षा में सबसे अलग हटकर मौन गंभीर खड़ी थी। अर्जुन ने एक आध बार उसकी ओर देखा था, शायद अभिवादन भी किया था, पर श्वेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। निश्चय को वह बार बार दोहराती रही थी। शाम के समय घर आते अर्जुन ने श्वेता के हाथ में एक चिट जबरन थमा दी थी। सिर्फ 2 पंक्तियाँ थी। मेरे कठोर शब्दों को दुगनी कठोरता के साथ वापस कर दीजिए, अनुग्रहित रहूँगा। श्वेता मुस्कुरा उठी थी। उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच अपनेपन का एक धागा बंध गया था। छुट्टियों में दोनों की बातें कभी ख़त्म ही न होने को आती। अर्जुन उस क्षेत्र के चप्पे चप्पे से परिचित था। श्वेता से कहता, देखना श्वेता, घाटी के इस छोर से उस छोर तक रोपवे लगवाऊंगा। इस कस्बे को भारत का सबसे सुंदर टूरिस्ट केंद्र बनवाऊंगा। मंत्रमुग्ध श्वेता अर्जुन की आंखों में तैरते सपनों में डूबती जाती। मम्मी को जब अर्जुन से उसकी दोस्ती का पता चला था तो कितनी नाराज़ हुई थी। पापा भी खुश नहीं दिखे थे।
इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया है। अपने बराबर वालों से दोस्ती न कर उस लॉन्ड्री वाले को दोस्त बनाया है। क्या यहाँ अच्छे लड़के लड़कियाँ की कमी है जो उसके साथ घूमती है? पापा ने भी गंभीर स्वर में कहा था। देखो बेटी, दोस्ती अपने बराबर वालों में ही ठीक है। आगे से उस लड़के के साथ घूमना फिरना बंद कर दो। गुड गर्ल। समझ गई? श्वेता मम्मी से उलझ पड़ी थी। उसकी लॉन्ड्री है तो क्या हुआ? उसके यहाँ कपड़े तो नौकर धोते हैं। वो कितना इंटेलिजेंट है जानती हो? हमेशा फर्स्ट आता है। जानती हूँ कौन कौन से नौकर चाकर है। उसका बाप खुद भी तो वही काम करता है। खबरदार जो उनसे मेल जोल बढ़ाया। मेल बढ़ाने में क्या नुकसान है मम्मी? वह ईमानदारी से अपना काम करते हैं। शुक्ला अंकल तो इतनी घूस लेते हैं। चोर हैं, फिर भी तुम शुक्ला आंटी से दोस्ती रखती हो। काम कोई छोटा नहीं होता, गांधी जी कहते थे। श्वेता वाक्य पूरा भी ना कर पाई थी कि मम्मी का जोरदार तमाचा उसके कोमल गालों पर अपने चिन्ह बना गया था। मम्मी के इस क्रूर आदेश की अवहेलना की श्वेता ने ठान ली थी। वह भी मम्मी को दिखा देगी। सिवाय अर्जुन के उसे और किसी से बात भी नहीं करनी है। दूसरे दिन तक श्वेता को मम्मी द्वारा दंडित किए जाने की सूचना नमक मिर्च लगा दीपक, रिंकी और वंदना तक पहुंचा चुका था। दोनों बहनें सहानुभूति पूर्ण दृष्टि से श्वेता की सूजी आंखों को सहमी दृष्टि से ताकती रह गई थी। कॉलेज के रास्ते में अर्जुन खड़ा था। उसके नैनों में आक्रोश जल रहा था। श्वेता के पास आ उसने कहा, इसलिए मैं तुम्हारे वर्ग जाति समाज से घृणा करता हूँ। ऐसा क्या कोई और समाज इस दुनिया में कहीं और है जहाँ मनुष्य से मनुष्य इतनी नफरत करे? कुछ रुककर फिर कहा था, जी चाहता है ऐसे सब व्यक्तियों को समाप्त कर डालूं। आई विश आई कुड डू सो। अर्जुन के अंतर की आग चिंगारियों के रूप में आंखों से निकल रही थी। उसके आक्रोश को देख श्वेता डर गई थी। कहीं अर्जुन मम्मी को कुछ कर ना दे। वह हठात चीख उठी थी, नहीं, हाउ डेयर यू टू किल माई मम्मी, आई हेट यू। कांपती श्वेता के नयन छलछला उठे थे। शाम को श्वेता का रास्ता रोक उसने कुमलाए चेहरे को स्नेह भरी दृष्टि से ताक अर्जुन ने कहा था, डोंट बी सिली श्वेता, सुबह ना जाने क्या कुछ कह गया था, उसका कोई मतलब मत लगा बैठना। असल में मेरी वजह से तुम्हारी मम्मी ने तुम पर हाथ उठाया, ये सुनकर अपना संयम खो बैठा था। कोई हमारे लिए अपने घर वालों से लड़ भी सकता है, सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू श्वेता। दोनों की आंखें एक पल को जुड़ अलग हो गई। बादल छट गए थे। श्वेता की परीक्षाएं सिर पर आ गई थी। अर्जुन की तरह उसे भी इंजीनियर बनना है, ये उसने निश्चय कर लिया था। कॉलेज जाते जाते वह श्वेता को उत्साहित कर गया था। तुम इंटेलिजेंट हो, सुविधा के सभी साधन उपलब्ध हैं। अगर सच्चे दिल से मेहनत करोगी तो इंजीनियरिंग परीक्षा में अच्छी पोजीशन जरूर पाओगी। गर्मी की छुट्टियों में जब अर्जुन घर आया तो पता लगा उसने पूरे कॉलेज में पहला स्थान प्राप्त किया है। श्वेता खिल उठी थी। सभी विषयों में डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किए थे उसने। अधिकारी पत्नियों ने जहाँ छींटाकशी शुरू की, आलोक अंकल जोरों से हंस पड़े थे। बस यही तो हमारा दुर्भाग्य है, किसी की सफलता में हम अपनी असफलता के आंसू पोंछना चाहते हैं। भाई वह लड़का तेज है, जहीन है, सबसे बड़ी बात मेहनती है। देख लीजिएगा, हमारे इस कस्बे की शान बढ़ाएगा एक दिन। मैं तो सुबह ही उसके घर जाकर मिठाई खा आया हूँ। क्या? आलोक अंकल की पति का अपराध जान स्तब्ध रह गई थी। अन्य लोग विस्मित रह गए थे। उस दिन श्वेता को आलोक अंकल अपने पापा से भी अधिक अच्छे लगे थे। काश उसके पापा भी उतने ही उदार होते, इतना बड़ा दिल रखते। प्रथम आने की श्वेता ने जब बधाई दी तो अर्जुन मुस्कुरा दिया। तुम्हारी मम्मी को धन्यवाद देना चाहता था श्वेता, उनकी बात मेरे लिए प्रेरणा वाक्य सिद्ध हुई है। मम्मी की कही बातें तुम भूल नहीं सकते अर्जुन। श्वेता का स्वर आहत था। नहीं श्वेता, यही बातें तो मेरे मन में आग जलाती है, कुछ कर गुजरने को उकसाती है। जिस दिन यह सब भूल गया, अपने आप को भूल जाऊंगा। और अपने आप को भूल जाना कोई अच्छी बात नहीं है ना श्वेता। शांत श्वेता उसका तेजस्वी मुख निहारती रह गई थी। इंजीनियरिंग की अखिल भारतीय प्रतियोगिता में श्वेता ने उच्च अंक प्राप्त किए थे। मम्मी पापा की खुशी का ठिकाना न था। पूरे रिश्तेदारों से बधाइयों का तांता लग गया था। पहली बार उसकी सफलता पर सेवालाल की
पत्नी श्वेता के घर आई थी। उसके सिर पर हाथ धर आशीर्वाद दिया था। गनीमत थी कि उस खुशी के माहौल में इस छोटी सी घटना को मम्मी ने अधिक तूल नहीं दिया था। अगले कुछ दिन मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करते बीत गए थे। बेटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने जाने का गर्व दोनों को अतिशय उदार बना गया था। चलते समय रिंकी और वंदना ने फूलों का गुलदस्ता दे शुभकामनाएं दी थी। भाई से कुछ कहना है? श्वेता के सवाल पर वे हंस दी थी। स्टेशन पहुंचाने मम्मी पापा कार से आए थे। करीब 20 मील की दूरी कार से पार करने पर स्टेशन आता था। रास्ते में हल्के स्वर में मम्मी ने कहा था, वहाँ अर्जुन से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों से थोड़ी दूरी भी बरतनी चाहिए, वरना सिर चढ़ जाते हैं। श्वेता को अर्जुन के ही कॉलेज में प्रवेश मिलना मम्मी के डर का कारण बन गया था। पापा ने भी प्रतिवाद सा करते हुए कहा था, अरे वहाँ पढ़ाई करेगी या फिजूल की बातें करेगी? अपने मम्मी पापा की इज्जत का भी तो ख्याल रखना है। क्यों, ठीक कहा ना बेटी? मौन रह श्वेता ने छुट्टी पा ली थी। नए शहर में पहुंच नई लड़कियों के साथ हॉस्टल में रहना एक अनुभव था। हॉस्टल पहुंचा, सब सामान सहित जब पापा का चपरासी लौट गया, श्वेता उदास हो उठी थी। उसी शाम अर्जुन का मिलने आना श्वेता को अच्छा लगा था। कितना अपना लगा अर्जुन, जब दोनों देर तक घर कस्बे की बातें करते रहे थे। कॉलेज में प्राय ही अर्जुन मिल जाता था। कभी शाम के समय वह हॉस्टल भी आ जाता था। श्वेता को नोट्स किताबों की ज़रूरत होते ही अर्जुन ना जाने कहाँ से जुटा देता था। श्वेता की समस्याएं मिनटों में सुलझा अपनी प्रतिभा से उसे मुग्ध कर जाता था। उसके आने की हर दिन हर पल बाट जो होती थी। रिंकी और वंदना के जन्मदिन पर उपहार भेजने के लिए अर्जुन ने जब श्वेता के साथ मार्केट चलने का प्रस्ताव रखा तो एक पल को वह झिझकी थी। अर्जुन के चेहरे पर स्वीकृति का विश्वास पड़ वह फौरन तैयार हो गई थी। तोहफे खरीद दोनों ने कोल्ड ड्रिंक्स ली थी। लौटते समय अर्जुन ने इतना ही कहा था, आज का दिन बहुत अच्छा लगा, फिर कभी इसे दोहराएंगे। दोहराना फिर श्वेता की ओर से हुआ था। दीपक की फरमाइश थी कि उसके लिए जैकेट ले आए। पसंद के लिए अर्जुन को जाना पड़ा था। उसके बाद से दोनों की में छुट्टी का दिन प्राय साथ बीतता था। श्वेता अंतर्मुखी शांत स्वभाव की लड़की थी, पर अर्जुन के साथ वह अपने मन की सब बातें सहजता से कह जाती थी। दिवाली की छुट्टियों में दोनों जब साथ वापस गए थे तो स्टेशन पर श्वेता को लेने पापा पहुंचे थे। पापा ने सामान उतरवा जब श्वेता से चलने को कहा था तो कुछ संकोच के साथ वह पूछ बैठी थी, पापा अर्जुन को भी साथ ले चले? एक पल श्वेता को निहार पापा ने कहा था, ओके एज यू विश, उसे बुला लो। अर्जुन का उत्तर सर्वथा नकारात्मक था। थैंक्स, यहाँ कुछ काम है, रुक कर पहुँचूँगा। कंधे उचका पापा ने श्वेता से व्यवस्था जाहिर कर दी थी। श्वेता को अर्जुन का व्यर्थ का अहम खल गया था। कार स्टार्ट कर पापा बड़बड़ाए थे, ना जाने अपने को क्या समझता है, ऐसे लोगों को व्यर्थ लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। जी पापा, होठों से दांत काटती श्वेता इतना ही कह सकी थी। सचमुच कभी कभी अर्जुन हद कर देता था। घर पर मम्मी पापा के लाड़ में वह सब कुछ भूल गई थी। रोज ढेर सारे लोग उसका हाल चाल पूछने पहुंच जाते थे। रोज किसी ना किसी के घर से निमंत्रण आता रहता। अर्जुन मानो एकदम अपरिचित हो उठा था। अर्जुन को देख पाने के लिए वह व्यर्थ चक्कर लगाती थी, पर उसने अपने को ना जाने किस गुफा में बंद कर रखा था। हमेशा उसकी पहुंच से परे रहा। कॉलेज लौटते समय पता लगा कि अर्जुन छुट्टियां पूरी होने के 2 दिन पहले ही जा चुका था। श्वेता मान से भर उठी थी। इस बार अर्जुन से उसे बात नहीं करनी है। शाम के समय हॉस्टल में जब अर्जुन मिलने आया, जी चाहा था उसे वापस लौटा दे, पर ऐसा कर पाना क्या संभव था? नहीं बोलते आपसे, वहाँ तो हमें पहचानते नहीं, यहाँ बहुत अपने बनते हैं। श्वेता का गुस्सा छलक उठा था। मंद स्मित के साथ शांत सहज जवाब दिया था अर्जुन ने, ठीक कहती हो श्वेता, तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के साथ सचमुच अजनबी पाता हूँ और यहाँ सिर्फ तुम्हें पाता हूँ। बहुत अपनी लगती हो। यह सब कुछ नहीं, बस तुम्हारे मन की कुंठा है। दरअसल तुम अपने मन में ना जाने कितनी ग्रंथियाँ पाले हो जो तुम्हें नॉर्मल नहीं रहने देती। शायद तुम ठीक कहती हो, पर ये ग्रंथियाँ तुम्हारे वर्ग की ही देन है श्वेता। तुम यूं ही कहते हो। उस दिन स्टेशन से घर हमारे साथ नहीं गए। जानते हो पापा ने कितना इंसल्टेड फील किया। एक छोटी सी बात पर उन्होंने अपमानित महसूस किया, पर वही बातें मेरी नियति है, ये जानती हो श्वेता। मानती हूँ प्रायः
लोग तुम्हारे प्रति अनुदार हैं, पर सब कुछ पाकर भी क्या तुम उन्हें क्षमा नहीं कर सकते अर्जुन? सब कुछ पाकर ना? व्यंग्य से अर्जुन के होठ सिकुड़ गए थे। क्या नहीं मिला तुम्हें? इंजीनियर बनते ही किसी अच्छी कंपनी में लग जाओगे, तब देखना सब तुम्हें सिर आंखों लेंगे। जो चाहो मिलेगा, तुम भी। जो चाहो मिलेगा, तुम भी। अर्जुन की नज़र श्वेता पर टिकी थी। श्वेता चौंक उठी थी। दो शब्दों में क्या कह गया था अर्जुन? उसका मौन देख अर्जुन ठठाकर हंस दिया था। नहीं श्वेता जी, नहीं, मैं जो चाहूँ कभी नहीं पा सकता, और ये सच मेरे खून में बहता है। तुम्हारी चाहना करके आकाश के तारे तोड़ने के सपने मैं नहीं देखता। बस इतना कहकर वह उल्टे पांव वापस चला गया था। हैरान श्वेता उसकी पीठ ताकती रह गई थी। उसके चले जाने के बाद भी उसके शब्द श्वेता के दिमाग में प्रतिध्वनित होते रहे थे। एक अजीब बेचैनी में पूरी रात कटी थी श्वेता की। अर्जुन ने जो कुछ कहा, क्या वह उसके अंतर का सच था? रात पूरी आंखों में बिता सुबह श्वेता जब कॉलेज पहुंची तो अर्जुन गेट के पास खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। कल मुंह से न जाने क्या उल्टा सीधा निकल गया। माइंड मत करना श्वेता, मेरी उस बकवास के लिए क्षमा करना। कुछ रुककर सूखी हंसी के साथ कहा था। देखो ना, अपने पागलपन की वजह से पूरी रात सो भी ना सका। जी चाहा था श्वेता का कि बता दे वह भी कहाँ सो पाई थी उस रात, पर उत्तर में बस कुछ पल मौन रह वह चल दी थी। उस दिन के बाद कई दिनों तक अर्जुन दिखाई नहीं दिया था। ना चाहते हुए भी श्वेता प्रतीक्षा करती रही थी। अर्जुन के एक दोस्त ने श्वेता को बताया था कि अर्जुन को टाइफाइड हो गया है और वह स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती है। वार्डन ने उसके घर सूचना भेजनी चाहिए तो अर्जुन ने साफ मना कर दिया था। बेकार वहाँ सब घबरा जाएंगे, 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा। आप सब तो हैं ही सर। उसी दोस्त के साथ श्वेता हॉस्पिटल पहुंची थी। आंखें मूंदे अर्जुन शांत लेटा था। कदमों की आहट सुनकर आंखें खोलते ही श्वेता को सामने पा उसका चेहरा खिल उठा था। तुम? क्यों नहीं आना चाहिए था? श्वेता का स्वर साफ था। तुम्हें सूचना नहीं दी थी ना? कैसे पता लगा? बहुत सी बातें बिना बताए भी जान ली जाती है मिस्टर अर्जुन। और अब अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं बैठ सकती हूँ। डॉक्टर से अर्जुन का हाल पूछकर उसका दोस्त जा चुका था। गुस्से भरे स्वर में श्वेता ने शिकायत की थी। इतने बीमार रहे और मुझे खबर तक नहीं दी, ऐसी भी क्या नाराज़गी? तुम बिन बुलाए अपने आप आई, इस सुख का अनुभव भी तो करना था। बुलाने पर तो गैर भी आते हैं श्वेता। गनीमत है हम गैर तो नहीं, कहकर श्वेता हंसती थी। अर्जुन मुग्ध नैनों से निहारता रह गया था। अस्पताल से वापस लौट अर्जुन ने कहा था, तुम्हारी जिद ने ठीक कर दिया, वरना मेरी चलती तो आराम से लेटा रहता और तुम पलंग के पास बैठी रहती। हाँ, और दोनों एक साथ एग्ज़ाम्स में फेल हो जाती। ये भी याद है ना, या नहीं जनाब? आपका ये फाइनल ईयर है। अर्जुन एकदम गंभीर हो उठा था। ठीक याद दिलाया श्वेता, अब तो दिन रात मेहनत करनी है, कुछ बनकर दिखाना है ना। फिर अर्जुन सब कुछ भूल गया था। दिन रात तपस्या की थी उसने। पूरे कॉलेज में ना केवल कितनी फर्में कंपनियां पीछे पड़ रही थी। बहुत प्रलोभन दिखाए गए नौकरी के लिए बहुत प्रलोभन दिखाए गए नौकरी के लिए, पर उसने अपना छोटा सा पहाड़ी इलाका ही चुना था जो उसके सपनों का संसार था। श्वेता ने आग्रह भी किया था, विदेश चले जाते तो अच्छा था, भविष्य संवर जाएगा। फिर मेरे इस क्षेत्र का भविष्य कौन संवारेगा श्वेता? मैं तो यहीं रहकर इस जगह को एक नया रूप दूंगा। जानती हो श्वेता, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट शुरू करने का प्रस्ताव भेज चुका हूँ। पावर जनरेट होते ही यहाँ ढेर सारे उद्योग शुरू हो जाएंगे। फिर देखना यह क्षेत्र कितनी प्रगति कर जाएगा। कुछ हंसकर जोड़ा था, इसीलिए तो तुम्हें भी इंजीनियर बनना है श्वेता। हम दोनों मिलकर एक नया संसार बसाएंगे यहाँ। अर्जुन की आंखों में तैरते ढेर सारे सपनों को मुग्ध श्वेता निहारती रह जाती थी। जिस निष्ठा के साथ अर्जुन उस पिछड़े इलाके की कायाकल्प में जुट गया था, सबने दांतों तले उंगली दबा ली थी। एक दिन स्वयं पापा उसकी तारीफ कर बैठे थे। जो भी कहो, इस लड़के में है कुछ बात ज़रूर। रोपवे का उद्घाटन करते मंत्री महोदय ने पीठ थपथपाते उस युवा इंजीनियर को अपनी शुभकामनाएं दी थी। कॉलेज में श्वेता को अर्जुन के पत्र मिलते रहते थे। पत्रों में उत्साह छलक पड़ता था। कल
नदी पर पुल की नींव पड़ गई है श्वेता। पावर जनरेटर की स्वीकृति मिल गई है। बहुत बिजी हूँ श्वेता। पत्र देर से पहुँचे तो नाराज़ तो नहीं होगी ना? घर पहुँचने पर श्वेता को विस्तार से उसकी योजनाएं सुननी पड़ती। घर में माता पिता अर्जुन की शादी के लिए परेशान हो रहे थे। कई धनी मानी परिवारों से शादी के प्रस्ताव आ रहे थे, पर अर्जुन शादी के नाम से ही रुष्ट हो उठता था। जब तक मेरे काम पूरे नहीं हो जाते मुझे शादी नहीं करनी है। इस विषय पर सोच भी नहीं सकता। माँ नाराज़ हो उठी थी। तेरे काम तो पूरी ज़िंदगी चलेंगे, क्या अच्छी लड़कियाँ तेरे लिए बैठी रहेंगी? अपनी जाति में पढ़ी लिखी सम्मानित परिवार की लड़कियाँ हैं ही कितनी। श्वेता ने पूरी बात सुनकर कहा था, सच ठीक ही तो कहती है माँ, किसी अच्छी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? अर्जुन गंभीर हो उठा था। किसी लड़की से विवाह करने का मतलब है अपने पाँव में बेड़ियाँ डाल लूँ? अभी मुझे बहुत काम करने हैं श्वेता, पर कभी तो बेड़ियाँ डालनी ही होगी। बशर्ते बेड़ी बनकर कोई स्वयं आकर जकड़ ले। यानी आपको जकड़ने, आपकी तपस्या भंग करने कोई देवलोक की अप्सरा आनी चाहिए। वह तो कब की आ चुकी है। अब तो उसके अचानक चले जाने का डर हमेशा हावी रहता है। ना जाने कब कौन आकर उसे ले उड़ेगा और मैं असहाय ताकता रह जाऊंगा। शर्म से श्वेता के गाल लाल हो उठे थे, तो उसे पता लग चुका है श्वेता को देखने कोई आने वाला है। सच श्वेता, हमेशा चाहा था इन मोहक सपनों के जाल में न बंधूं, पर तुमने मुझे बांध ही लिया। मौन श्वेता पर दृष्टि डाल वह कहता गया था, जानता हूँ यह असंभव है। तुम्हारे मम्मी पापा को यह संबंध किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा, पर तुम्हारे सिवाय किसी अन्य की कल्पना भी मुझे असहाय है। क्या जवाब देती श्वेता? स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बाद कुछ कहने को बचा ही क्या रह गया था? क्या वह स्वयं इस मोहपाश से मुक्त रह सकी थी? अर्जुन और उसके आदर्शों को बहुत पहले ही वड़ चुकी थी। मम्मी पापा को वह जानती है। अपने अभिजात्य का गर्व उन्हें इस निर्णय पर किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करने देगा। फिर भी श्वेता ने साहस किया था। पापा से मिन्नतें की थी, मम्मी के मातृत्व की दुहाई देकर भीख मांगी थी, पर उन दोनों पर तो मानो गाज ही गिर पड़ी थी। इस कुल कलंकिनी को इसी दिन के लिए जन्मा था। पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। मम्मी ने अपना आक्रोश न केवल उस पर उतारा था, बल्कि सेवालाल और उनकी पत्नी को भी आड़े हाथों लिया था। उनके बेटे को भी जी भरकर कोसा था, जिसने उनकी भोली भाली बेटी को फुसलाया था। पापा ने अपने पद का हवाला दे परिवार को जड़ मूल से उखाड़ डालने की धमकी दे डाली थी। अर्जुन की माँ ने हाथ जोड़ मम्मी से क्षमा मांगी थी। सेवालाल ने बेटे को दंडित करने का वचन दे पापा को शांत किया था। वह तो अच्छा था, उनका अभिमानी बेटा शहर गया हुआ था, वरना ना जाने क्या हो जाता। पापा ने श्वेता से स्पष्ट कहा था, अगर वह अर्जुन का जीवन चाहती है तो उससे कभी ना मिले, अन्यथा अर्जुन की हड्डियों तक का पता नहीं चलेगा। इस सच की कल्पना मात्र से ही श्वेता सिहर गई थी। उसके मतलब से वह पूर्णतः परिचित थी। शहर से लौटा अर्जुन के घर आने का दुस्साहस कर बैठा था। अपमानजनक भाषा में पापा ने उसका जी भरकर तिरस्कार किया था। अपनी औकात भूल गए, मेरी ही बेटी पर डोरे डालने थे। खबरदार जो उसकी और आंख भी उठाई, आंखें निकाल लूँगा, समझे? अर्जुन की आंखें जल उठी थी, फिर भी स्वर यथासंभव शांत रख कहा था, अपनी बेटी के दुश्मन न बनिए, वह किसी और के साथ सुखी नहीं रह सकेगी। पापा दहाड़ उठे थे, खबरदार जो एक शब्द भी आगे जुबान से निकालना, जुबान काट दूंगा। याद रखो, मिनटों में मेरे इशारे पर तुम्हारा घर मिट्टी में मिल जाएगा। मिल जाएगा? घर तो आप अपनी बेटी का मिटाने पर तुले हैं। अर्जुन का वाक्य पूरा होने के पहले ही पापा का हाथ उठ चुका था। मम्मी ने दौड़कर पापा को पकड़ा था और अर्जुन ने श्वेता से मिलने की बहुत कोशिश की, पर श्वेता ने अपने को स्वयं कैद कर लिया था। एक सप्ताह के भीतर ही पापा ने अपना तबादला एक दूर के शहर में करा लिया था। कस्बा छोड़ते ही श्वेता रो पड़ी थी। रास्ते में दीपक ने एक मुड़ा कागज चुपके से उसे थमा दिया था। बिना संबोधन के चंद लाइनें थी। एक दिन तुमने कहा था जो मांगूंगा मिलेगा। क्या पा सका मैं? सच की कठोर धरती पर खड़ा था मैं। तुमने आशा के दीप जलाए थे श्वेता। तुमको जितना पा सका
जीवन जीने के लिए काफ़ी है। अब ना किसी की आकांक्षा है, न करूँगा। हमेशा के लिए तुम्हारा अर्जुन। बस फिर पापा ने देर नहीं की थी। आनन फानन समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के आधार पर लंदन में बसे बिजनेसमैन के डॉक्टर बेटे से उसका विवाह कर दिया गया था। श्वेता ने लाख सिर पटका, भूख हड़ताल की, पर उसकी एक ना सुनी गई थी। उसके सपनों का संसार निर्ममतापूर्वक तोड़ दिया गया था। लंदन पहुंच जिस सच का सामना करना पड़ा, वो उसे जड़ बना देने को काफ़ी था। पति ने पहुंचते ही स्थिति स्पष्ट कर दी थी। उसके अथाह संपत्ति के मालिक मम्मी पापा को एक भारतीय उत्तराधिकारी की ज़रूरत थी। श्वेता को बस एक उत्तराधिकारी देने का ही दायित्व पूर्ण करना था। उसके बाद अपनी जीवनचर्या को वह पति की ओर से स्वतंत्र थी। पत्नी रूप में अपनी सहकर्मी नर्स को वह पहले ही स्वीकार कर चुके थे। श्वेता तो मम्मी पापा की जिद के कारण लाई गई थी। श्वेता का चेहरा नफरत से विकृत हो चुका था। काश उस उच्च कुल में जन्मे इस कुलभूषण की महिमा जान पाते। अर्जुन का शांत, दृढ़, तेजस्वी चेहरा मानो विरोधी स्मृति में चमक उठा था। पति के प्रस्ताव को श्वेता ने दृढ़ता के साथ अस्वीकार कर दिया था। सास ससुर मनाकर हार गए, पर उनके धोखे को वह क्षमा ना कर सकी थी। सास ने कहा था, अरे इस उम्र में ऐसी गलती हो ही जाती है। तुम आ गई हो, उसके साथ रहोगी तो इसे अक्ल आ जाएगी। श्वेता का आत्मसम्मान बुरी तरह आहत हो गया था। वह किसी का सपना थी और आज उसे किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन बनना पड़े, ये वो कैसे स्वीकार कर पाती। भारत जाकर मम्मी और पापा की दया पर निर्भर रहना क्या और भी कष्टदायी नहीं था। सौभाग्य से उसके ससुर उसके प्रति ग्लानि महसूस करते थे। उन्होंने बहू का एडमिशन वहाँ कॉलेज में दिला। उन्होंने मानो अपने अन्याय का प्रतिकार किया था। पार्ट टाइम जॉब कर श्वेता ने न केवल ससुर की सहायता का आग्रह तोड़ा, बल्कि पति के साथ वैवाहिक बंधन भी स्वेच्छा से तोड़ अपने रहने की अलग व्यवस्था कर ली थी। दीपक और सपना के विवाह पर जब वह पिछली बार आई थी तो उसकी माँ उसे देखकर रो पड़ी थी। कितना बड़ा धोखा दिया पापियों ने। लड़की सदमे में गूंगी सी हो गई है। अपनी माँ को भी नहीं बताएगी अपना दुख। बेटी वहाँ अकेली क्यों पड़ी है? यहाँ हम सब हैं, वापस नहीं जाने दूंगी तुझे मैं। अनचाही ही एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान तैर गई थी। काश मम्मी ने कभी उसके मन की बात जानी होती। तुरंत उसने प्रतिवाद किया था, छी, भला उन्होंने क्या मेरा बुरा किया था? वह तो उनके पुराने संस्कार थे। श्वेता ने अपनी कुंठा को समूल उखाड़ फेंकना चाहा था। मम्मी के गले से लिपट अपना सारा दुख बहा देने की अदम्य चाह का गला घोट वह पुनः वापस उसी अपरिचित देश में अपनी पढ़ाई पूरी करने आ गई थी। अपनी नियति अब उसे स्वयं झेलनी है। किसी की दया पात्री बन जीना उसे सहन नहीं। पापा बड़बड़ाते रह गए थे। खुद तलाक दे केस खराब कर दिया, वरना एक एक को देख लेता मैं। पापा ने बहुत रोका था, पर वह निर्णय पर अडिग रही थी। नहीं, अब उसे कोई मोह नहीं रोक सकता। वह दंडित की गई तो अब अपना जीवन अपनी तरह से जीने का अधिकार है उसे। उन्हीं दिनों वहाँ अर्जुन द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन समाचार पत्रों में छपा देखा था। उसकी भूरी भूरी प्रशंसा के साथ यह भी लिखा गया था कि जवान इंजीनियर ने आजीवन अविवाहित रह अपने क्षेत्र के कायाकल्प का संकल्प लिया है। उस समाचार को पढ़ती श्वेता के नैनों में एक अधूरा सपना कौंध उठा था। वही वाक्य फिर कानों में गूंज उठा था, अब ना किसी की आकांक्षा है, न करूँगा। बीते पलों की स्मृति कितनी मोहक होती है। उनके सहारे की एक तो क्या, कई जीवन वह काट सकती है। तब से आज तक उम्र का यह सफ़र श्वेता अकेले तय करती आई है। इसी बीच वह इंजीनियर बन नौकरी पा चुकी। ना जाने कितनों ने विवाह के प्रस्ताव रखे, पर हर उदास एकाकी पल में साधनारत अर्जुन का चेहरा, उसकी याद श्वेता को दृढ़ रहने का बल प्रदान कर जाता है। वही सपना तो उसका संबल है, उसका अपना रेशमी आंचल है, जिसके नीचे वह शांत निर्विकार सो पाती है। उसका दुर्भाग्य कहीं उस साधक को आहत न कर दे। क्या मात्र इसी कारण वह अपनों से सहस्त्रों मील दूर पड़ी है, या इसके पीछे स्वप्न भंग की आशंका है? वह स्वयं नहीं जानती। आज भी उसका
आराधक तपस्यारत है या। दीपक के कंधे से अपना सांत्वनापूर्ण हाथ हटा श्वेता ने नवजात शिशु को गोदी में उठा लिया। नवजात शिशु की ओर स्तब्ध ताकती श्वेता से दीपक ने कहा था, क्या मिला सपना को दीदी, 2 दिन बेटे का प्यार दुलार भी ना कर सकी। कितने अरमान थे उसके। आगे के शब्द करुण रुदन में बदल गए थे। भाई के अश्रुपूरित नैनों को देख श्वेता ने कहना चाहा था, इस कच्ची उम्र में यह दुख पाना ही क्या इस परिवार की किस्मत है ईश्वर। पर इस समय क्या वह सब कहना ठीक है। भाई के दुख में वह अपना दुख क्यों शामिल कर रही है। अब तो उसके सपनों की राख भी ठंडी पड़ चुकी है। फिर क्यों इस समय वही बात बार बार याद आ रही है उसे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।